वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम एक एक फैक्ट को देखेंगे, उन्हें क्लियर करेंगे। और अगर आपने मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने साइंस के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर किया हुआ है, ठीक है। और इन टॉपिक के माध्यम से हम पूरी बायोलॉजी कवर करेंगे। और जब आपका एक बेसिक आपके माइंड में बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार होगा तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम एक एक वीडियो पर शॉर्ट ट्रिक प्लस डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हम उन सभी वीडियो को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और साइंस का एक और वीडियो वायरस डिजीज़ वाला अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है और बिलीव मी वो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। उसके साथ साथ मैंने उसका डिटेल वीडियो दे रखा है, ठीक है। सारी जितने भी डिटेल फैक्ट्स हैं उन सब पर बात की है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। एक एक फैक्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे फैक्ट्स हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीईओ कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे फैक्ट आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्लड, यानी कि रक्त। ब्लड आप सभी को पता है, ब्लड का बॉडी में क्या रोल है ना। किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, क्या फंक्शंस होते हैं। अब उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं या जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चलिए एक एक करके उन सब पर बात करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहती हूँ कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो सिर्फ उस टॉपिक को देख कर लर्न करके और उसे छोड़ देना नहीं है। हमें एक एक टॉपिक को देखना है, उसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना है, जिससे हम जब किसी भी टॉपिक को उठाएं तो उस टॉपिक के हर एक फैक्ट को अपने माइंड में फिक्स कर लें, ठीक। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे साइंस को, बायोलॉजी को, ठीक। और एक एक फैक्ट लर्न करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड देखिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं आपके। ब्लड है क्या? रक्त है एक प्राकृतिक कोलाइड, है ना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा, चार ऑप्शन देंगे। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का क्या काम होता है? आप कोई भी चीज़ छानते हो ना तो उसमें चीज़ें आके फंस जाती हैं, है ना। इसे एक प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक। उसके बाद इसे कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। रक्त है, संयोजी ऊतक, बाकी अदर थ्री ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसकी भाई ब्लड से ही तो हमारे सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। हर एक बॉडी के हर एक फंक्शंस में आपका ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना। तो इस तरीके से हम ब्लड को एक एक फैक्ट को समझते चलेंगे। रक्त, अब रक्त का अध्ययन, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी और हर्मेटोलॉजी, ठीक। अब देखिए, इसको हम किसी भी तरीके से याद कर सकते, ऐसे आप पढ़ेंगे पढ़ के भूल जाएंगे, ठीक। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब देखिए, आप इसको इस तरीके से कोरिलेट, पहली चीज़ तो हम ट्रिक लगाते हैं, दूसरी चीज़ हमें शब्दों से शब्दों को कोरिलेट करना आना चाहिए, है ना। अब क्योंकि आपको पता है बॉडी में हेड टू फीट, यानी कि सर से लेके पैर तक आपकी पूरी पूरी बॉडी जो है वो ब्लड के थ्रू वर्क कर रही है ना। तो अब आपको कैसे याद करना है? रक्त की वजह से ना, रक्त की वजह से ही सारे, है ना, सारे जो है, यानी हर एक फंक्शन जो है वो, सारे फंक्शन या हर एक जो ब्लड के रिलेटेड हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक। यानी सर से लेके पैर तक हर एक फंक्शन, है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सर से सेरोलॉजी और हर एक फंक्शन में आपके ब्लड की ज़रूरत होती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सेरोलॉजी और हर्मेटोलॉजी में आप कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक। फिर बात करते हैं रक्त के पीएच की। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पर अगर 7 से ऊपर है तो वो अम्लीय होगा और अगर 7 से नीचे है तो वो क्षारीय होगा, ठीक। तो अब
रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। रक्त का पीएच 7.4 होता है और क्षारीय होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब रक्त जो है आपका स्टोर कहाँ होता है? भाई वर्क तो कर रहा है, ठीक, आपका सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में, लेकिन कहीं तो स्टोर भी होता होगा। तो स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में स्टोर होता है। ठीक, ब्लड कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में। ठीक, अब इसे हम कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कि रक्त स्टोर कहाँ होता है, फिर आप कैसे याद करोगे? आपने अभी तो पढ़ लिया स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा, वहाँ पर जाके आप भूल जाओगे। ठीक, तो इसे आप कैसे याद करोगे? रक्त स्प्लीन, यहाँ पे भी आपको ला या एल मिल रहा है, तिल्ली यहाँ पे भी एल आपको कॉमन मिलेगा या ला, और प्लीहा। ठीक, उसी तरह ब्लड, ब्लड में भी एल आपको कॉमन है, और ब्लड कैसा होता है? लाल, है ना। तो इस तरीके से शब्द के माध्यम से हम वर्ड टू वर्ड कोरिलेट करके भी किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। तो स्प्लीन या ब्लड, तो ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में। और इसी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको कब्रिस्तान यानी ग्रैब यार्ड भी कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ये एक एक फैक्ट याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट पर, यानी रक्त का निर्माण। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको दिए हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है ना। देखिए, अब ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो आप, अगर आपको अस्थि मज्जा, ज़्यादातर सबको पता होता है ना कि जो रक्त का निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, मगर एक वयस्क में बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। तो वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भ्रूणावस्था में, है ना, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक, तो आपका जो आंसर है वो यकृत या लीवर होना चाहिए। भ्रूण, है ना, भ्रूणावस्था में आपका जो रक्त का निर्माण है वो यकृत या लीवर में होता है। ठीक, और लीवर की भी मीसोडर्म कोशिका में। ठीक, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्लड से रिलेटेड। और वयस्क में आप सबको पता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में, तो इन दोनों को आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में कितना होना चाहिए? बॉडी में, ब्लड में हो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक, जब आप कोई भी टेस्टिंग करवाते हो, है ना, तो उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें अक्सर आपने देखा होगा ना हीमोग्लोबिन कितना है, कम होता है या ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी के वर्क पे डिपेंड करता है ना। जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपकी बॉडी भी वैसे वर्क करती है, थकी थकी। भाई ब्लड का ही तो पूरा काम है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। जब ब्लड की मात्रा बॉडी में पूरी होगी तभी तो ब्लड के सारे फंक्शंस एक सीक्वेंस में वर्क करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से हीमोग्लोबिन की यहाँ पे मात्रा दी गई है मेल और फीमेल में। तो पहले तो देख लेते हैं इसका रंग लाल क्यों होता है। तो आयरन या Fe के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। अब मेल में जो इसका जो मात्रा है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं 13 से 17 के बीच होनी चाहिए। ठीक, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि फीमेल में भी आपकी 12 से 14, लगभग 13 ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स को हमने देखा। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। हीमोग्लोबिन के कारण ही मेल बॉडी कड़क होती है। अब देखिए यहाँ पर किसी को किसी से कम या ज़्यादा या डाउन करने की बात नहीं है, यहाँ पे साइंस के फैक्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मेल बॉडी होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है, कड़क होती है। ठीक, उनके वैसे वर्क करती है। और फीमेल बॉडी सॉफ्ट होती है। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना। आप कोई भी आपसे पूछेगा, है ना, कि इसका रीज़न क्या, देखिए हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है ना। तो उसी तरीके से इसके पीछे भी क्या कारण है? हीमोग्लोबिन। अब बात कर लेते हैं ब्लड के कार्य के ऊपर। तो ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं? ब्लड है हमारी बॉडी में तो क्यों है ना, ब्लड का कार्य क्या है? अगर हमारी बॉडी में ब्लड है तो उसे उसके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं?
सबसे पहले तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ताप नियंत्रण, ठीक, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कि हमारी बॉडी में पोषक पदार्थों को लाना ले जाना है ना, तो उन्हें उनके कैसे वो फंक्शन करेगा ब्लड के अकॉर्डिंग होता है। फिर बात करते हैं गैसों का परिवहन। तो जैसा कि आपको पता है फेफड़ों तक ऑक्सीजन को लाना और CO2 को ले जाना, ये गैस तो ये ब्लड के माध्यम से ही होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी कि उत्सर्जी जो आपकी बॉडी के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उन सभी चीज़ों को ये मतलब उसका परिवहन करता, उन सभी चीज़ों का, है ना, उसे कैसे हटाना है क्या है, उन सभी चीज़ों पर इसके यही कार्य होते हैं ब्लड के, ठीक, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो इस तरीके से हमने ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखे, ठीक, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को जाना, उन्हें डिटेल में समझा। आगे हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन पर आपको डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक, उसका डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे क्योंकि ब्लड पर बात हो रही थी तो मुझे लगा आपके साथ ये शेयर कर देना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? रक्त परिसंचरण, मतलब हमारी बॉडी में जिस तरीके से ब्लड के माध्यम से ही आप पूरी बॉडी में आने जाने की जो ब्लड की क्रिया होती है, यानी कैसे सर्कुलेट हो रहा है, वही रक्त परिसंचरण है। खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, ठीक। जब आप किसी फैक्ट को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ते हो तो वो आपको ऑलरेडी याद हो जाता है ना। अब जब भी आप रक्त परिसंचरण का डिटेल वीडियो देखोगे तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा, आपको माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि रक्त परिसंचरण क्या है, और उसकी खोज तो हमने पढ़ रखा है लास्ट वीडियो में कि विलियम हार्वे ने की है, ठीक। तो इस तरीके से आई होप आपको ब्लड के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हुए होंगे, और बहुत ही इजी तरीके से हमने एक एक जो आपके फैक्ट हैं उनको लर्न कराने की भी कोशिश की है कि आपको याद हो जाए, ठीक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड पर और बात करेंगे, ठीक, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।